प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में आए चीनी यात्री फाहयान के विवरण के विषय में चर्चा करेंगे। फाहयान ने 400 ईस्वी में 4 अन्य भिक्षुओं के साथ भारत के लिए प्रस्थान किया। मार्ग की भयावह कठिनाइयों का सामना करते हुए वह गांधार पहुंचा। वहां से वह तक्षशिला गया और वहां से पुरुषपुर पेशावर पहुंचा। इस यात्रा में उसके साथी उसका साथ नहीं दे पाए, वो अपने देश लौट गए। केवल एक साथी उसके साथ रह गया। फाहयान पुरुषपुर से मथुरा, कन्नौज, श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली, पाटलिपुत्र, नालंदा, राजगृह, काशी, सारनाथ आदि नगरों के दर्शन करता हुआ ताम्रलिप्ति पहुंचा। यहाँ पर उसने 2 वर्ष तक निवास किया। ताम्रलिप्ति से वह सिंहल द्वीप अर्थात श्रीलंका गया, जहाँ से वह जावा गया और जावा से फिर प्रदेश को लौट गया। इस प्रकार वह 400 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। फाहयान ने 405 ईस्वी में भारत में प्रवेश किया और 411 ईस्वी में उसने भारत से प्रस्थान किया। इस प्रकार संपूर्णतः तो 14 वर्ष भारत प्रवास के लिए रहा और भारत के मुख्य भूमि पर उसने 6 वर्ष तक का समय बिताया। जब फाहयान अपने देश में पहुंचा तब उसने अपने यात्रा का विवरण अपने एक मित्र को सुनाया। फाहयान के मित्र ने इस विवरण को फो कुओ की नामक ग्रंथ में लेखनीबद्ध कर दिया। फाहयान का भारतीय विवरण फाहयान के 405 से 411 अर्थात लगभग 6 वर्षों के विभिन्न भागों में भ्रमण का विवरण इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। यद्यपि वह बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करने तथा तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए भारत आया था, तथापि वह इस कार्य में इतना तल्लीन रहा कि पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक निवास करने के उपरांत उसने अपने विवरण में एक बार भी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का नाम नहीं लिखा। राजनीतिक दशा के संबंध में फाहयान लिखता है कि शासन का मुख्य उद्देश्य राजा के जीवन को सुखी बनाना था। चंद्रगुप्त का शासन बड़ा अच्छा था। उसकी प्रजा बड़ी सुखी तथा संपन्न थी। प्रजा को अपना कार्य करने की पूरी स्वतंत्रता थी। राजा उसके कार्य में बहुत कम हस्तक्षेप करता था। लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करके धन कमा सकते थे। क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग होता था। बड़े बड़े नगरों में राज्य की ओर से औषधालयों का प्रबंध रहता था, जहाँ प्रजा को निःशुल्क दवा मिलती थी। प्रजा पर राज्य की ओर से बहुत थोड़े कर लगाए गए थे। भूमि कर राज्य की आय का प्रधान साधन था। दंड विधान कठोर न था। अपराधियों को प्रायः जुर्माने का दंड दिया जाता था। लोगों को चोरी तथा ठगी का बिल्कुल भय न था। राजा से उसकी प्रजा प्रेम करती थी। यात्रियों को बड़े आदर की दृष्टि से देखा जाता था। उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कें बनी थी। उनके किनारे छायादार वृक्ष और स्थान स्थान पर कुएं खुदे रहते थे। धर्मशालाएं बनी रहती थीं, जिनमें यात्रियों को निःशुल्क भोजन मिलता था। सामाजिक दशा के अंतर्गत फाहयान लिखता है कि उत्तरी भारत के लोग बड़े धर्मात्मा तथा धन संपन्न थे। वे सदाचारी, विद्या प्रेमी, एक दूसरे से सहानुभूति रखने वाले थे। लोग एक दूसरे की सहायता करने के लिए उद्यत रहते थे। वे सत्यवादी होते थे। अपने व्यवहार में सत्य का पालन करते थे। लोग अहिंसात्मक प्रवृत्ति के होते थे। सज्जन लोग न तो आखेट करते थे, न मांस, लहसुन, प्याज, मदिरा का सेवन करते थे। नगरों में इन वस्तुओं की दुकानें तक नहीं थीं। इन वस्तुओं का प्रयोग केवल चांडाल लोग तथा नीच जातियाँ करती थीं। उन्हें नगर के बाहर रहना पड़ता था। वे समाज से बहिष्कृत समझे जाते थे। सुअर तथा मुर्गियों को केवल नीच लोग पालते थे। धार्मिक दशा के संबंध में फाहयान बताता है कि ब्राह्मण धर्म इस समय बड़ी उन्नत दशा में था और मध्य भारत में उसका बड़ा जोर था। सम्राट चंद्रगुप्त स्वयं परम भागवत वैष्णव धर्म का अनुयायी था। पंजाब, मथुरा और बंगाल में बौद्ध धर्म की प्रधानता थी। महायान तथा हीनयान दोनों ही संप्रदाय विद्यमान थे। फाहयान ने देश के विभिन्न भागों में अनेक बौद्ध विहार देखे थे, परंतु बौद्ध धर्म अधःपतन की ओर जा रहा था। मध्य भारत में इसका प्रभाव समाप्त हो रहा था। यद्यपि गुप्त सम्राट ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु अन्य धर्मों के साथ वह सहिष्णुता का व्यवहार करता था। पाटलिपुत्र की दशा के विषय में फाहयान लिखता है कि वह पाटलिपुत्र में 3 वर्ष तक रहा। पाटलिपुत्र में 2 बड़े ही सुंदर बौद्ध विहार थे। इनमें एक हीनयान संप्रदाय का, दूसरा महायान संप्रदाय का था। इन विहारों में लगभग 600-700 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। फाहयान ने पाटलिपुत्र में अशोक द्वारा बनाए हुए सुंदर भवन को देखा था। इस भवन की सुंदरता से वह आश्चर्यचकित रह गया था। उसने विचार किया कि वह भवन देवताओं द्वारा बनवाया गया है, क्योंकि मनुष्य ऐसे भव्य भवन का निर्माण नहीं कर सकता था। फाहयान लिखता है कि नगर में बड़े धनी तथा दानी लोग निवास करते थे। नगर में अनेक संस्थाएं थीं, जहां दीन दुखियों, अपाहिजों तथा असहायों को दान मिलता था। पाटलिपुत्र में बड़ा औषधालय था, जहां दीन दुखियों को निःशुल्क औषधि मिलती थी। औषधालय का व्यय नगर के धनी, मानी तथा दानी व्यक्ति वहन करते थे। इस प्रकार आज की वीडियो में फाहयान के विषय में इतना ही। धन्यवाद।